हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद हुकुम पटेल में। चलिए तो फिर पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण 40+ क्वेश्चंस लेके आए हैं आप लोगों के लिए। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम की वजह से, तो सारे क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। फ्रेंड, चैनल में करनी है तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम आपको अपने चैनल में इसी तरह की बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। चलिए तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन है। पर्यावरण अध्ययन क्या है एनसीएफ 2005 के अनुसार? बच्चों को प्राकृतिक रूप से प्रशिक्षित करना, बच्चों को सामाजिक रूप से प्रशिक्षित करना, कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रशिक्षित करना और उपयुक्त सभी। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार ना बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तीनों रूप से प्रशिक्षित करना है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे, मौसम की दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश के प्रमुख लक्षण है। देखो, मौसम की दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश की अगर हम बात करते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि भाई उष्णकटिबंधीय प्रदेश में ना वर्ष भर गर्मी रहती है। ठीक है, वर्ष भर गर्मी रहती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, बच्चों में सामाजिक भावना के विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? सामाजिक भावना का विकास करना है बच्चों में, है ना, तो कौन सा प्रयास सर्वोत्तम रहेगा? ऑप्शन ए है विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना। दूसरा है अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना। बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना। कि चौथा, विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना। तो अगर आप ना इस चारों में सर्वोत्तम और सबसे अच्छा अगर ऑप्शन देखेंगे ना, तो देखिए विद्यालय में त्यौहार का आयोजन करना सामाजिक विकास या सामाजिक भावना को विकसित करने में उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा। अभिभावक को मीटिंग के लिए बुलाएंगे तो वो भी बच्चों में किसी तरह का सामाजिक भावना का विकास नहीं होगा उनसे भी। बाल मेला वगैरह के आयोजन करने से हालांकि सामाजिक भावना के विकास होंगे, लेकिन सबसे अच्छा बच्चों में स्वस्थ स्पर्धा करने के लिए अगर बच्चों को तैयार करते हैं तो एक बहुत ही अच्छा सामाजिक भावना का विकास होगा बच्चों में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे ज़्यादा सुटेबल आंसर हो जाएगा कि बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करें, उससे उनमें ज़्यादा सामाजिक भावना विकसित होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में हम चलेंगे, दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है? दिन और रात होने का प्रमुख कारण आप सबको पता होनी चाहिए, ये हमारे सिलेबस में है। सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, या सभी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है भाई कि जो पृथ्वी है अपनी धुरी पर घूमती है ना, इसी कारण से दिन और रात होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? इनमें से क्या नहीं करेंगे बोला गया है ना। बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करना है तो क्या नहीं करेंगे आप? बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, ये तो करना है ना। सीखने के लिए क्या करने के लिए? सीखने के लिए अवसर प्रदान करना है, तो बच्चों को तो समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे ही, है ना। उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, ये भी सही है। उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीख सके, ये भी सही है। उसे सही उत्तर अच्छी तरह से समझा देंगे, तो सही उत्तर को अच्छी तरह से समझा देने बस से उनको सीखने के अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, उनकी अवधारणा को उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ता है, उनको ना कोई एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर प्रदान करना पड़ता है जिनसे वो सीख सके। तो ये सभी ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन क्या नहीं करेंगे? तो उन्हें बस सही आंसर बता दे या समझा दे, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है। सामाजिक बुराई आप सभी जानते हैं, हाँ, बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम, ये सभी ना सामाजिक बुराइयाँ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संयुक्त परिवार में रहकर बच्चे निम्न में से क्या बातें सीखते हैं? संयुक्त परिवार में रहकर कौन सी बातें सीखते हैं बच्चे? ऑप्शन ए देखिए, बच्चे बड़ों से अच्छे संस्कार सीखते हैं, सही है ना। बच्चे जिद्दी होना सीखते हैं, गलत है। बच्चे चीज़ों को दूसरों के साथ साझा करना सीखते हैं, तो ऑप्शन नंबर पहला और ऑप्शन नंबर तीसरा सही है ना। तो केवल एक कौन सा आएगा? 2 और 3, सॉरी, पहला और तीसरा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, पहला और तीसरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक ईवीएस शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधनों पर एक ना सर्वेक्षण करने को कहता है, विभिन्न ईंधनों पर। ठीक है, इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित की जा सकती है? ठीक है, कौन सी कौशल विकसित की जा सकती है, सीधा यही पूछा गया है। क्या करना है? बच्चों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले ना ईंधन पर एक सर्वेक्षण करना है। तो कौन सा कौशल विकसित होगा बच्चों में? परिकल्पना बनाने का कौशल,
समालोचनात्मक चिंतन का कौशल, रिकॉर्डिंग अभिलेखन या सुनने के कौशल, की पूर्व अनुमान और रिपोर्टिंग कौशल। तो देखिए, अगर बच्चों को किसी भी तरह का सर्वेक्षण या सर्वे के कार्य कराया जाता है ना, तो बच्चों में ना रिकॉर्डिंग करने का, अभिलेखन करने का और एक सुनने का विशेष कौशल डेवलप होती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सुटेबल आंसर अगर हम इसका देखें तो रिकॉर्डिंग और सुनने की कौशल का विकास होता है किसी भी तरह के सर्वेक्षण से रिलेटेड काम अगर बच्चे करते हैं तो, ठीक है। क्योंकि ना सर्वे करने के दौरान उन लोग बहुत सारी चीज़ों को रिकॉर्डेड फॉर्म में रिकॉर्ड करते जाते हैं, जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है उसको, ठीक है, सारी चीज़ों को अच्छे से सुनते जाते हैं। तो सुनने के कौशल के साथ रिकॉर्डिंग कौशल के साथ साथ सुनने के कौशल का भी विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम। प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया, वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य की उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। सामाजिक मतलब जो मनुष्यों से संबंधित जो पर्यावरण है ना, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया, तो यही है ना। चलो अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में, अपने पर्यावरण अध्ययन वर्ग में एक समूह गतिविधि प्रारूप करते समय आप निम्नलिखित में से किस पर विचार करेंगे। हाँ ठीक है, ओके। अपने पर्यावरण अध्ययन वर्ग में एक समूह गतिविधि कराना है बच्चों को। समूह गतिविधि प्रारूप कराते समय आप निम्नलिखित में से किस पर विचार करेंगे। किस पर विचार करेंगे? पहला, बच्चों के हितों को संलग्न करें। सही बात है भाई, कोई भी गतिविधि कराना है तो बच्चों के हितों को तो ध्यान में रखना पड़ेगा ना, ठीक है। लड़कों और लड़कियों के लिए समान रूप से आग्रह करें, ये भी करेक्ट है भाई। कभी भी कोई किसी भी तरह का कोई भी एक्टिविटीज़ अगर स्कूल में आपको कराने हैं तो लड़के और लड़कियों के जो हित है उनको समान रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी गतिविधि, कोई भी एक्टिविटीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी एक जेंडर के पक्ष में हो, ठीक है। महंगी सामग्री का उपयोग करेंगे तो ये सुटेबल नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। एक्टिविटी कराना है तो महंगी सामान का यूज़ करो। सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे से आग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट बात, किसी भी तरह का कोई भी गतिविधि हो वो किसी एक सिंगल सांस्कृतिक या सामाजिक पृष्ठभूमि वाले बच्चों से नहीं कराना चाहिए, बल्कि लगभग सभी तरह के धार्मिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले बच्चों को इसमें लिया जाना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर किसका ध्यान रखेंगे बोला है ना। तो ऑप्शन नंबर ए का ध्यान रखेंगे, बी का ध्यान रखेंगे और डी का ध्यान रखेंगे। ए बी डी, तो पहला वाला ऑप्शन ही सही हो रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए। अगर कौन सा ऑप्शन किसको नहीं करेंगे बोलते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर सी आता भाई, महंगी सामग्री का उपयोग नहीं करेंगे या करना जरूरी नहीं होगा ऐसा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है, आप सबको पता है हरे पौधे है ना। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, पर्यावरण की पाठ्यचर्या में शामिल होनी चाहिए। पर्यावरण की जो पाठ्यचर्या है ना उसमें क्या शामिल होने? बच्चों का अनुभव, स्कूल का वातावरण, उपयुक्त पाठ्यक्रम और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो पर्यावरण के पाठ्यक्रम है ना उसमें बच्चों के अनुभव भी शामिल हो, स्कूल का वातावरण शामिल हो और एक बहुत ही उपयुक्त पाठ्यक्रम भी शामिल हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए, गतिविधि आधारित कक्षा होनी चाहिए, ओके। पाठ्य पुस्तक आधारित कक्षा होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित होनी चाहिए कि उपरोक्त सभी। चलिए अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्या उपरोक्त सभी होगा? नहीं, अगर आप उपरोक्त सभी सोच रहे हैं तो आप गलत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि जो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा है ना वो गतिविधि आधारित होनी चाहिए, ठीक है। पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा या तो पाठ्य पुस्तक में जो आधारित है उस पर ही केंद्रित नहीं होना चाहिए, बल्कि एक गतिविधि आधारित कक्षा इसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में, ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड होता है, देखिए तो जो ऊर्जा की पिरामिड चलती है वो हमेशा सीधा चलता है, याद रखिएगा। जो भी ऊर्जा बनते हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र में जो भी पिरामिड बनते हैं ना, पारिस्थितिकी तंत्र का जो पिरामिड बनता है, खाद्य जाल जो बनते हैं वो हमेशा होता है सीधा, याद रखिएगा। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? तो 10% भाग स्थानांतरित होता है। अब बात पूछा किया जा रहा है वो उसको भी एक बार समझ लो। देखो, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक, देखिए जैसे कि आप सबको पता है कि पारिस्थितिकी जो तंत्र होती है ना, जो खाद्य जाल बनता है ना, उसमें सबसे पहले उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं? सबसे पहले उत्पादक होते हैं। उत्पादक को खाने वाले ना कोई एक जीव होता है, कोई एक प्राणी होता है जो इसको खाते हैं। उसके बाद इनको कोई और खाता है और इसको कोई और खाता है। इस तरह से ये खाद्य जाल बनते जाता है ना। तो यहाँ पर जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व का स्थानांतरण ना एक जीव है
वहाँ से दूसरे जीव में जाते जाते सिर्फ 10% पोषक तत्व का ही स्थानांतरण होता है। जो जितना इनसे यहाँ लिए हैं ना, उत्पादक से जितना ये लिए हैं उसका 10% पोषक तत्व इसके ऊपर स्थानांतरित होगा और जितना इनसे लिए हैं उसका 10% इधर स्थानांतरित होगा। तो इसी कारण से इसी नियम, इसी रूल के ऊपर ये डिपेंड है ना, ये निर्धारित है कि पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक ऊर्जा का सिर्फ 10% हिस्सा क्या होता है, स्थानांतरित होता है। चलिए अगर चलते हैं, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है। प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत अगर हम बोले ना तो दूध, मांस, सोयाबीन की अंडा। बताइए, सोयाबीन ना सबसे ज़्यादा और सर्वोत्तम प्रोटीन का स्रोत माना जाता है, याद रखिएगा सोयाबीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा। ठीक है, क्या करना है, विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षता का विकास करना है, खोजी प्रवृत्ति या दक्षता का विकास करना है। ठीक है, तो एक शिक्षक क्या करेगा, पाठ्य वस्तु को निर्धारित समय में पूरा कर देगा। ऐसी पाठ्य वस्तु जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करे वो कराएंगे, या ठीक ऐसे पाठ्य वस्तु कराएंगे जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो, कि ऐसे पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ा हो। खोज प्रवृत्ति या खोज से संबंधित दक्षता का विकास करना है तो भाई खोज से संबंधित दक्षता का विकास तभी होगा जब ना बच्चों को उनके दैनिक जीवन से जोड़कर जो भी एक्टिविटीज़ है उसको कराया जाए या पाठ्य वस्तु को कराया जाए। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति कौन थे। बच्चों के सीखने के तरीकों पर जीन पियाजे एवं एल वाइगोत्स्की, जीन पियाजे और ब्रूनर, एल वाइगोत्स्की और ब्रूनर की ब्रूनर और स्पीयरमैन। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की ही बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक है। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक है तो देखो सभी जीव, भू आकृतिक कारक, जलवायु कारक, ये सभी ना प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक में आ जाएंगे। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभव को महत्व देना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण की जो कक्षा होती है ना उसमें वहाँ पर बच्चों के अनुभव को महत्व देना चाहिए। ऐसा क्यों, बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है। ओके, इनमें बच्चों का अदायी कौशल परिमार्जित होता है, अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है और विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो देखो 4 ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, पर्यावरण अध्ययन में या उनके कक्षा में बच्चों के अनुभव को महत्व क्यों देना चाहिए। तो बच्चों को अपनी बात करने में मजा आता है, ठीक है, वो तो अच्छी बात है। इनमें बच्चों का अदायी कौशल का विकास होता है, वो भी सही है। लेकिन सबसे ज़्यादा एक सटेबल आंसर अगर हम ले, सबसे अच्छा आंसर ऑप्शन अगर हम लेना तो ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही आंसर होता है कि विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर ना सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। समाजीकरण का पहला पाठ तो आप सबको पता होनी चाहिए कि भाई समाजीकरण के पहला पाठ ना बच्चों को परिवार से ही प्राप्त होते हैं। उनके जो घर परिवार में जितने भी लोग हैं, उनके दादा दादी, मम्मी पापा, है ना, भाई बहन, उनसे ही समाजीकरण का पहला पाठ सीखते हैं बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है या बदल दिया जाता है। तो हमारे शरीर के कौन से अंग के द्वारा, यकृत या लीवर के द्वारा क्या किया जाता है, अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यकृत जिसको लीवर भी बोलते हैं उसके द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में, बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उनसे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होगा। बच्चों को प्रतिदिन डायरी लिखने के लिए बोले, मौसम को दर्ज करने बोले और उनसे संबंधित प्रश्न पूछने के लिए बोला जाए। ठीक है, तो बच्चों में ना इन सभी चीज़ों के द्वारा कौन सा कौशल का विकास होगा, अनुमान लगाने का कौशल, लेखन कौशल, संप्रेषण कौशल की मापने का कौशल। ठीक है, चारों में अगर हम सबसे अच्छा देखें तो बच्चे क्या कर रहे हैं, मौसम दर्ज कर रहे हैं, उससे संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इससे संप्रेषण कौशल का विकास सबसे सुटेबल ऑप्शन है। देखो लेखन कौशल तो ठीक है, लेखन कौशल का विकास तो और भी बहुत सारी चीज़ों से होती ही रहता है ना। अनुमान लगाने का कौशल वो भी उतना सुटेबल नहीं होगा, मापने का कौशल भी नहीं। संप्रेषण कौशल बच्चों में होगा, अपनी बातों को क्या करने, पहुँचाने में, क्योंकि उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछने के लिए बोला जा रहा है। चलो अगला हम क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में शारदा एक्ट संबंधित है
किससे संबंधित है? शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है, आप सबको पता है। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित है। ठीक है, जो एज क्राइटेरिया है गर्ल्स लोगों के लिए, उनसे कम एज में शादी नहीं होनी चाहिए। 18 ईयर्स जो अभी तक एज क्राइटेरिया है, ठीक है, अगर उनसे कम एज में उम्र में शादी किया जाता है तो वो एक कानूनी अपराध है ना। चलो अगर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 में, निम्न में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? वायुमंडल की स्वतंत्र, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन पाई जाती है ना, उनका स्थिरीकरण कौन करता है? नीली हरी शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक की वायरस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप। तो नीली हरी शैवाल है ना, वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है वायुमंडल से। अब भी बहुत सारे एग्जाम से पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञान निर्माण में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? ज्ञान निर्माण में अनुभव की, अवधारणा बनाने की और अन्वेषण विधियों एवं सत्यापन करने की, सब चीज़ों की आवश्यकता होती है ज्ञान निर्माण में। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। पिछले साल पूछा गया था, आप याद रखिएगा। ठीक है, अनुभव से ज्ञान निर्माण होता है, अनुभव से अवधारणा बनता है, अवधारणा के बाद अन्वेषण और से उसका सत्यापन प्रक्रिया होती है। और इस तरह से हम किसी भी बात को ना एक ज्ञान के रूप में मान के चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। छात्रों के लिए सीखने की प्रमुख संसाधन है। छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन क्या है? विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, ग्रंथालय, सर्वे, प्रोजेक्ट निर्माण, सभी क्या है छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन है ना। अलग अलग क्रियाओं से, उनके सामग्री, उनके संकलन से, है ना, ग्रंथालय से, सर्वे और प्रोजेक्ट निर्माण से बच्चे सीखते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। प्रेक्षण विधि की सीमाएं है। ठीक है, प्रेक्षण विधि की सीमाएं है। कौन कौन सी सीमाएं है? यह विधि मितव्ययी है। यह विधि क्या है? मितव्ययी है। ठीक है, इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते। प्रेक्षण का कार्य अगर ज़्यादा सूक्ष्मता और सावधानी से न करा जाए ना, तो जो वैध उसके जो परिणाम होते हैं वो उतना ज़्यादा वैध या विश्वसनीय नहीं होते। ठीक है, इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। तो इस तरह से ना सभी ऑप्शन इसका सही हो रहा है कि भाई प्रेक्षण विधि की अगर हम बात करें तो ये सभी उसमें लिमिटेशन है, ये सभी एक तरह की उनकी सीमाओं को दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। इकोसिस्टम की सही परिभाषा की अगर हम बात करें तो वो कौन सा है? इकोसिस्टम की सही परिभाषा, परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, ओके, किसी स्थान का अजैविक घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हो, कि जीव समुदाय और उनके वातावरण का संतुलित तंत्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा। इकोसिस्टम को सही तरह से परिभाषित कौन करता है? जीव समुदाय और उनके वातावरण का संतुलित तंत्र। ठीक है, जीव समुदाय जो हो गए और उनके वातावरण में जो भी संतुलित तंत्र है, उन सभी को मिलाकर क्या बोला जाता है? इकोसिस्टम बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। पर्यावरण शिक्षा जो है उसमें समस्या समाधान विधि के गुण। तो समस्या समाधान विधि ना लक्ष्य केंद्रित होता है, सृजनात्मक विधि है, चयनात्मक विधि है। और तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा कि जो पर्यावरण शिक्षा है में समस्या समाधान विधि है वो लक्ष्य केंद्रित होता है, सृजनात्मक भी होता है और चयनात्मकता की गुण भी उसमें होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। किसी भी परितंत्र में, परितंत्र मतलब जो खाद्य जाल पारिस्थितिक तंत्र जो बनते हैं ना, वहां पर तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? जीव भू रासायनिक चक्र कहलाते हैं, भूवैज्ञानिक चक्र कहलाते हैं, रासायनिक चक्र कहलाते हैं, कि कोई नहीं? ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा। परितंत्र में जो तत्वों की चक्रण होती है ना, उनको जीव भू रासायनिक तत्व कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? पार्क प्राकृतिक है, नहीं सॉरी मानवीकृत है ना, झील, बांध और खेत। तो देखो भाई, पार्क का निर्माण तो मानव करता है तो मानवीय हो गया, बांध भी मानव बनाते हैं, खेत भी मानव बनाता है, झील मानव नहीं बनाता, तो झील क्या हो जाएगा? एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण हो जाएगा। कौन सा? झील, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए थे। खसरा रोग का कारक क्या है? खसरा रोग का कारक क्या है? कृमि, जीवाणु, विषाणु की प्रोटोजोआ। खसरा ना एक विषाणु जनित रोग। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। प्रकरणों, अच्छा मतलब कहाँ पर उपलब्ध कराना चाहिए बोला गया है। ठीक है, अभ्यास को एवं गतिविधियों को कहाँ पर होनी चाहिए? ये सारी चीज़ें, एक्सरसाइज कहाँ पर होनी चाहिए? प्रकरणों के अंतःनिर्मित
पुस्तकों में अलग अलग स्थान पर, इकाई के अंत में कि पाठ के अंत में। कोई भी पाठ है उसके आखिरी में रहना चाहिए, एक्सरसाइज गतिविधि या अभ्यास को इकाई के अंत में होना चाहिए, कि पुस्तक में अलग अलग स्थान पर होना चाहिए, कि प्रकरणों में अंतःनिर्मित होनी चाहिए। तो देखेंगे ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर, सबसे सही आंसर होगा कि जो गतिविधि है पाठ्य पुस्तक में वो होनी चाहिए प्रकरणों में अंतःनिर्मित। जो भी प्रकरण है ना, अलग अलग प्रकरण, अलग अलग यूनिट में, अलग अलग चैप्टर्स में जो प्रकरण होती है उसी में अंतर्निर्मित होनी चाहिए जो गतिविधियां हैं या अभ्यास है वो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? अभ्यास या गतिविधियों को कहाँ पर होनी चाहिए? तो प्रकरणों में ही अंतर्निर्मित होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। हीमोफीलिया के संबंध में सही नहीं है। हीमोफीलिया के संबंध में तो देखो, हीमोफीलिया ना एक आनुवंशिक बीमारी है, सही बात है। ठीक है, सामान्य बीमारी है बोला है, रक्त का थक्का न जमना, और रॉयल डिसीज़ है। तो याद रखना, हीमोफीलिया एक ऐसा डिसीज़ है ना जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। देखो, रक्त का थक्का जमना बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे शरीर में। जैसे चोट लग गया, कहीं पर चोट लग गया तो जो हमारी ब्लड है वो बाहर निकलती है, लेकिन अगर हम देखते हैं कि कुछ समय बाद ना ब्लड ना बहना बंद हो जाता है। ब्लड बहना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो ब्लड बहना क्यों बंद होता है? क्योंकि रक्त का थक्का जमने लगता है वहाँ पर, जहाँ पर चोट लगती है वहाँ पर। तो जब रक्त का थक्का जमा तो ब्लड बहना बंद हो गया। लेकिन सोचो, अगर रक्त का थक्का ही नहीं जमेगा और हमारी कोई बॉडी में चोट लग गई है, कट लग गया है, और हमारी जो ब्लड है वो बहती ही जा रही है, तो क्या ये एक सामान्य बीमारी होगा? क्या ये एक सामान्य स्थिति होगा? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा असामान्य स्थिति या असामान्य बीमारी है। सबको नहीं होता, बहुत ही कम लोगों को ही होता है। इसको ना रॉयल डिसीज़ भी बोले जाते हैं, क्योंकि जो रॉयल फैमिली थे अंग्रेज़ों के, ठीक है, उन लोगों को ये बीमारी था। रॉयल जो फैमिली के लोग थे, ठीक है, उन लोगों को। ठीक है, तो इस कारण से इसको रॉयल डिसीज़ भी बोलते हैं। रक्त का थक्का नहीं जमता इसमें, और अनुवांशिक की बीमारी है ये ना। अब जो बच्चे हैं उनको अपने पेरेंट्स से होते हैं, तो इस कारण से इनको ना अनुवांशिक बीमारी भी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। कौन सा? नहीं है, सामान्य बीमारी नहीं है भाई हीमोफीलिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? आप सबको पता होना चाहिए कि जो लीवर है ना, वही सबसे बड़ा अंग है। कौन सा? लीवर। ठीक, चलिए। हिपेटाइटिस विषाणु द्वारा प्रभावित होता है। हिपेटाइटिस विषाणु द्वारा क्या प्रभावित होता है? हिपेटाइटिस विषाणु द्वारा प्रभावित होते हैं लीवर। ठीक है, लीवर ही क्या होते हैं? हिपेटाइटिस विषाणु द्वारा प्रभावित। लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए क्या आवश्यक है? थायरॉक्सिन आप लोगों को पता होगा, वो एक ऐसा हार्मोन जो गले में पाया जाता है, और इसके लिए आयोडीन की पर्याप्त मात्रा हमारे शरीर में होना जरूरी है। थायरॉक्सिन गले में पाया जाने वाला एक हार्मोन है। ठीक है, आयोडीन पर्याप्त मात्रा में होगी हमारे शरीर में, तभी ये नियंत्रित होती है ना, नहीं तो उसकी कमी हो जाती है। ठीक, थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए आयोडीन पर्याप्त मात्रा में होना हमारे शरीर में आवश्यक है। ठीक है, चलिए तो फिर इस तरह से टोटल 40 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो लाइक जरूर करते जाइएगा। चैनल में न्यू है और हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, हमसे सीखना चाह रहे हैं इसी तरह से, तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जो चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोग नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलिए। अगर नहीं किए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट PDF, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको मिलती रहेगी इन फ्यूचर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।